सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें अगर अपने पैसे को ग्रो करना है और उसके लिए अगर हम स्टॉक मार्केट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें हम अपने पैसे को बढ़ा पाए, इनफैक्ट मल्टीप्लाई कर पाए। बट ऐसे स्टॉक्स हम ढूंढे कैसे जिससे हमारा पैसा लॉन्ग टर्म में बढ़े, इनफैक्ट डबल हो जाए या कई गुना हो जाए। तो अगर आप पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या ऐसा तरीका है जिससे आपका पैसा बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। आइए आज इस वीडियो में हम डिटेल में सब कुछ समझते हैं। सो जैसे कि हमारे साथ ऑलरेडी विभू राज ठाकुर है, ही इज माई ब्रदर। सो विभू इज लर्निंग स्टॉक मार्केट नाउ। तो अभी इनकी बिल्कुल शुरुआत हो रही है और हम धीरे धीरे करके ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। सो विभू, यहाँ पर ना मैंने आप ही का ये आज अकाउंट खोला है, विभू राज ठाकुर। ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर चलते हैं। आपको अभी तक मैंने कुछ गिफ्ट किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या किया है। मैंने आपको 2,82,000 रुपीज गिफ्ट करे हुए हैं। सो दिस इज अ 12% रिटर्न जो कि पिछले 5-6 महीने के अंदर आपके अकाउंट में आई है। ठीक है। सो ये गिफ्ट क्या है, ये आपका जो डीमेट अकाउंट था इसके अंदर कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है। अब इसके अंदर कमाल की बात है, एक भी स्टॉक नहीं है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। इसमें एक भी स्टॉक नहीं है, बट मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर आपके पास इंडिया के और इनफैक्ट इंडिया से बाहर के, अमेरिका के, चाइना के, ओप्पो, वीवो, सब कुछ खरीद रखा है मैंने। ठीक है। आपके अकाउंट में एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसी बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है। आपके बंच ऑफ स्टॉक्स। आपके अकाउंट में गोल्ड भी है और गोल्ड पे भी आपके पास 12% की रिटर्न है और पिछले 6 महीने में। सो ये कैसे आई है, क्या हुआ है और ये क्या होता है, आपको आज हम सिखाने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपको, जैसे मैंने बोला, 281 आपको ऑलरेडी प्लस में चल रहा है आपका अकाउंट। आज का आपका जो डे पीएनएल है ऐसे देखते हैं, ये 4,500 रुपये प्रॉफिट में है। तो जब अब आप कॉलेज में आए, ये हमने आपके लिए काम कर दिया। अब इसे आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है। इसे आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, बहुत कुछ समझेंगे आज इस वीडियो में हम। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या था और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे ईटीएफ्स हैं। मैं तो ईटीएफ ही फैन हूं। आपके पास कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। ठीक है। आपके पास सारे ईटीएफ्स हैं। हमने ईटीएफ खरीदे और मैं ईटीएफ खुद भी अपने अकाउंट में वही खरीदता हूँ। सो ये हमने आपको एक गिफ्ट दे दिया, आपके अकाउंट में ईटीएफ्स है। अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि अब ये है एचडीएफसी बैंक, क्या मैं इसे यहाँ पे खरीद लूँ? इसके लिए तो स्टडी करनी पड़ेगी। क्या स्टडी करनी? फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। ये एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर है, क्या मैं इसे खरीद लूँ? जस्ट चार्ट देख के तो मैं नहीं बता सकता, उसके लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। सो मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में 2 तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है। एक होता है चार्ट देख के इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, जो कि काफी अच्छा होता है। मैं भी चार्ट देखता हूँ। ठीक है। और एक होता है फंडामेंटल्स को देख के इन्वेस्ट करना, जो ज्यादातर लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। वैसे मैं चार्ट वार्ट नहीं देखना। ठीक है। ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग देने वाला हूं। लोग कहते हैं जो प्राइस को देखते हैं, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो वो डिस्काउंट भी हो सकता है, महंगे पे मिल रहा है तो बेकार भी हो सकता है। तो आम आदमी ऐसे ही समझेगा जैसे आपने समझा। हाँ। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी के साथ अच्छा होने वाला होगा तो उसके प्राइस में दिखना शुरू हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा वो। हाँ। और अगर किसी कंपनी का बुरा हो रहा होगा तो उसके प्राइस में दिख जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। जो फंडामेंटल्स वाले होते हैं वो हमेशा पीछे होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी की फंडामेंटल स्टडी करने जाते हो, जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो पुराना होता है। इसीलिए बोला जाता है, जैसे मैं हिंदुस्तान जिंक की बात करता हूँ, ये काफी अच्छा स्टॉक है। मैं काफी टाइम से देख रहा था, कोई रिकमेंडेशन नहीं इस वीडियो में। अभी मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट खोला हुआ था, जिंक खुल गया तो खुल गया। देखिए जरा इसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, 140% रिटर्न हो रहा। हाँ, आप वहां पर देखिए, वहां पे कुतुब मीनार बना हुआ है। तो फंडामेंटल जो स्टडी करते हैं और जो टेक्निकल, ये मैंने चार्ट जानबूझ के खोला है। मेरे रिडार में स्टॉक था, बट इसे खरीदना कब है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑल्दो मैंने बोला मैं स्टॉक्स में खुद इन्वेस्ट नहीं करता, बट यस हमारे ऑफिस में एक अकाउंट में हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो मैं एक लिमिटेड अमाउंट से करता हूं। क्योंकि जो मेरा
पीस ऑफ माइंड है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो बड़े अमाउंट से हमेशा मैं ईटीएफ्स बाय करता हूं। बट एक स्विंग ट्रेड जिसमें हम रोटेशन करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, वो एक छोटे अमाउंट से हम ठीक करते हैं। है। सो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो अब मैंने जैसे बोला दो तरीके के लोग हैं। एक है फंडामेंटल एनालिस्ट, वो इस स्टॉक को पिक कर लेंगे, मान लो यहां पर कहीं पर भी, और बोलेंगे इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो पता है क्या करेंगे, वो यहां से लेके यहां तक बैठे रहे, या फिर मैं 5 साल का चार्ट खोलता हूं, ठीक है, बहुत टाइम से, वो मान लो यहां पे 5 साल पहले 2019 में उन्होंने खरीद लिया, अब 5 साल तक उसकी कोई रिटर्न ही नहीं है, 2024 तक ठीक है, कुछ नहीं है कमाया इसने। ठीक है। तो अगर आप 5 साल तक उस पैसे को ऐसी जगह लगाते, हमने समझा था कि भाई 5-6 साल में तो पैसा डबल होना ही चाहिए। ठीक है, इफ योर मनी इज नॉट मल्टीप्लाइंग इन 6 years, यू आर अ बैड इन्वेस्टर। ठीक है। आप बहुत बुरे इन्वेस्टर हो। अगर आप 6 साल में पैसे को डबल नहीं कर पा रहे तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आता, साफ बात, मैं मुंह पे बोलूंगा। उससे बढ़िया तो एफडी में रख दो, ठीक है। 12 साल में तो वही डबल कर देगा। तो 6 साल तो इज अ टाइम कि हमें अपने पैसे को डबल करना आना ही चाहिए। मेरा होराइजन हम कहते हैं और कम होना चाहिए। मतलब मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ईटीएफ लोगों को सेफ लग रहा है, मैं उसमें जो करता हूं उससे मुझे पता है कि मैं ज्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को बीट करता हूं, मुझे पता है क्यों। वॉरेन बफे बोलता है, वॉरेन बफे बोलते हैं कि भाई आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, आप सिर्फ इंडेक्स में, इंडेक्स मतलब जैसे ईटीएफ है, ईटीएफ मेरे इंडेक्स के हैं वो, तो अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो तो आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म कर रहे हो, और फिर मैं उसमें एवरेजिंग करता हूं, तो मैं शायद 95% म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एवरेजिंग मतलब वो मैं समझाऊंगा। आप एवरेजिंग होता है कि अगर रेट गिरे तो उसे दोबारा खरीद लो, बट आप स्टॉक्स में नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि स्टॉक्स का हालत जैसे मैंने बताया था येस बैंक जैसी हो सकती है, यूपीएल जैसी हो सकती है, गिरता ही चला जा रहा है, तो एवरेजिंग में आपको नुकसान होगा। यू कैन ओनली डू दैट विद इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है कि हम कई सारे स्टॉक्स से मिलकर एक इंडेक्स बना देते हैं, उसमें अलग अलग वेटेज में स्टॉक्स होते हैं, मैं आपको वो भी सब दिखाऊंगा। तो अब टेक्निकल सीखना क्यों जरूरी है, चार्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका आंसर दे रहा हूं। चार्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब आप यहां पर हो, या फिर मैं अभी हिंदुस्तान जिंक खोल रहा हूं, ठीक है, तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होगा वो चार्ट भी देखेगा, फंडामेंटल पे कंपनी रखेगा रेडार पे, बट उसके बाद वो क्या करेगा, यहां पर एक कंसोलिडेशन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं। जब तक प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में है, यहां पर आपको साफ समझ आ रहा है कि एक रेंज के अंदर स्टॉक है, जब तक वो रेंज को तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा तब तक टेक्निकल एनालिस्ट अंदर नहीं घुसेगा। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे स्टॉक्स तो पिक करने हैं, वो हम करेंगे, फंडामेंटल आज हम एनालिसिस सीखेंगे, बट हम उसमें पैसा तब लगाएंगे जब वो भागने वाला होगा, हम उसे पकड़ेंगे टेक्निकल देख के, टेक्निकल देख के। ठीक है। अगर हम देखो इसमें क्या होता है, हमारा होराइजन क्या है, इफ आवर होराइजन इज फॉरएवर, ठीक है, अगर हम कहते हैं तो आप हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी नहीं चूज कर सकते, ये छोटी कंपनी होगी कंपैरेटिवली। अच्छा। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, वो एक अच्छी कंपनी हो गई। मेरे कहने का मतलब है जब तक कोई कंपनी निफ्टी 100 के अंदर है तब तक आपका होराइजन फॉरएवर हो सकता है कि वो इंडिया की टॉप 100 में है। अगर वो टॉप 100 से बाहर हो गई तो आप आउट हो सकते हो, तो वो आपको होराइजन समझना पड़ेगा, आप कब तक इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल यू आर एट द एज ऑफ 19 राइट नाउ, आप 19 साल के हैं, है ना। अब आप 19 साल के हैं तो अभी मेरी एज तक आने में भी आपके पास 10 साल है ना। इन 10 सालों के अंदर यू कैन टेक मोर रिस्क। तेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, घर मिला हुआ, कोई लोन नहीं है, हाँ। गाड़ी की तेरे को कोई किस्त नहीं भरनी, पेट्रोल के पैसे, अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट। सम पीपल हु आर एट योर एज, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, आपको अपनी वेल्थ बनानी है। आज जो दिया हुआ है वो मम्मी पापा का है या मेरा है, आज आपके पास आपका क्या है। आज कई सारी फैमिलीज में ऐसा है, पेरेंट्स इनिशियल सपोर्ट कर सकते हैं, एक बार सपोर्ट कर दिया, बट उसके बाद आप उसे कितना आगे लेके जाते हो, इट इज अप टू यू। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट। सो इस वक्त रिस्क लेके पैसा बनाना है, बट कितना, कैलकुलेटेड रिस्क। इसलिए जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं होता, देयर इज अ स्टॉप लॉस, बट वो आज हम समझेंगे, हम ये सारी चीजें समझेंगे। सो इट इज अ गुड स्टॉक, क्योंकि इसने आप देखो कुछ ही टाइम के अंदर पैसे को डबल कर दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं चार्ट पे।
जब इसने तोड़ा था हम उसके बाद ही खरीदते। तो अगर हम यहां पर जाके खरीदते 360 के भाव पे तो हमें प्राइस 720 चाहिए था। क्या 720 क्रॉस कर गया? हाँ, 100% कर गया। सो पैसा डबल हो गया। ऑल दो नजर रखनी पड़ेगी, कंपनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, खरीदना कब है? बात आती है खरीदना कब है। अगर आप खरीद के बैठ गए, मैंने बोला 5 साल तक मोमेंटम नहीं है और 5 साल में तो पैसा डबल ही करना है, बिल्कुल। तो फिर क्या करें? दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज हाउ यू स्टार्ट। सो स्टॉक मार्केट क्या है? अच्छी चीजें पिक करनी है, अच्छी कंपनीज पिक करनी है, बट उन पे बेट कब लगानी है? जब वो चलना शुरू करती है। ठीक है। तो ये फर्क होता है एक वैल्यू इन्वेस्टर में और एक मोमेंटम इन्वेस्टर में। वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है? सस्ता ढूंढता है, सस्ता मिल जाए, सस्ता मिल जाए। अब वो सस्ता क्या होता है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई? इसका शेयर अभी 780 रुपए का है, महंगा सस्ता है? देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे? फंडामेंटल्स देख के, इंट्रिंसिक वैल्यू देख के। परफेक्ट। इन्होंने जो बात बोली इंट्रिंसिक वैल्यू देख के। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है और जिस प्राइस पे मिलता है वो नॉर्मल प्राइस होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर एग्जांपल गोल्ड है, वो पहले 50,000 का था लेकिन अब 60,000 का है, लेकिन उसके 70,000 का है, तो उसके 70,000 हर कोई देने को तैयार है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू गोल्ड की अलग तरीके से जाएगी, उसकी बात नहीं करते। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये एक इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने कई सारी किताबें नहीं पढ़ी, आप सीधा आके यहाँ पे बैठ गए, आप समझ रहे हो। सो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ी है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, वो समझ सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि मैं जिस भाव पे खरीद रहा हूं, ठीक है, ठीक है, और इंट्रिंसिक, मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, तो शायद मुझे 80 का मिल जाए, बट ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक और है। आजकल की मार्केट ऐसे मौके बहुत कम देती है, ठीक है। सो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अगर कोई चीज अच्छी होगी तो महंगी मिलती है। मैं इसका एग्जांपल रियल एस्टेट से देता हूँ। सो रियल एस्टेट में हम भी ट्राई करते हैं हमें चीज सस्ती मिल जाए, है ना। वी ट्राई कि हमें कोई लैंड हम खरीद रहे हैं, हमें मार्केट वैल्यू से कम में मिल जाए। बट जनरली जो चीज बहुत सस्ती मिलती है, या तो उसकी लोकेशन में कोई डिफेक्ट होता है, पेपर वर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो जब हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं जिसकी लोकेशन प्राइम है, मान लो उस लैंड पे आप बिल्डिंग बनाओगे, उस पर रेंटल बहुत अच्छा आएगा, तो वो सस्ती नहीं मिलेगी। बिल्कुल। बट अगर उसमें आप कुछ अच्छा कर पाते हो, आप नेगोशिएशन कर पाते हो, आपको मतलब आप ऐसे बायर हो कि आप इमीडिएटली उसे उस टाइम पे खरीद पा रहे हो जब मार्केट सस्ती चल रही है, तो देयर आर साइकिल्स इन मार्केट, तो आप अच्छा पैसा बना पाओगे। स्टॉक मार्केट में और रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा फर्क है लिक्विडिटी का। बिल्कुल, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी तो खरीद ली, लैंड तो खरीद ली, बट लैंड खरीदने के बाद अगर मैं उसे आज बेचना चाहता हूं तो नहीं बिक सकती। बिल्कुल नहीं बिकेगी। स्टॉक मार्केट में आप 1 करोड़ के स्टॉक्स खरीदो, आप 1 मिनट में बेच दो, अगले दिन पैसा आपके अकाउंट में। तो ये जो चीज है लिक्विडिटी जो मिलती है, तो स्टॉक मार्केट आम आदमी के लिए प्रैक्टिकल हो जाती है। रियल एस्टेट आम आदमी के लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, क्योंकि तो उसमें बड़ा अमाउंट चाहिए, फिर लिक्विडिटी इश्यूज, देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज। अब स्टॉक मार्केट को आज हम समझेंगे। सो अभी मैंने एक एग्जांपल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सीधा सीधा चलेंगे, हम एक एक करके समझते हैं। तो कैसे पता लगता है कि कोई चीज सस्ती है महंगी है? सो कई सारी वेबसाइट्स हैं, एग्जांपल है टिकर टेप, एक स्क्रीनर आपके लिए। अब हम जैसे हिंदुस्तान जिंक की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं इस टाइम पर। अब आप क्या कहते हैं कि इस टाइम पर ये महंगा है सस्ता है, तो एक आम आदमी को वैल्यूएशन कैसे पता लगेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता लगेगी? तो जो आप इंटरनेट पे स्क्रीनर्स यूज करते हो, तो आपको जैसे वैल्यूएशन दिख रही है, वैल्यूएशन में स्कोर है 1, मतलब हाई है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन उन्होंने कैसे निकाली है? अब आपको कुछ फंडामेंटल, जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो कुछ रेशियोज पता होने चाहिए, जैसे कि पी रेशियो क्या, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 का है, उस पर इन्होंने जो स्कोर दिया है 1.4 आउट ऑफ 10 दिया है। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि अभी जो प्राइस है उसके हिसाब से अर्निंग क्या है। तो प्राइस जो है अपॉन ईपीएस होता है। अब ईपीएस क्या है? अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग कंपनी की जो हुई है उसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर से, उससे निकलता है ईपीएस। एडिटर यहां पर आपको दिखा देंगे फॉर्मूला। तो पी रेशियो क्या है? प्राइस अपॉन ईपीएस। प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस, तो करंट मार्केट प्राइस जैसे हमने देखा अभी 757 का है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? ईपीएस। ईपीएस कैसे निकलता है? अभी बताया मैंने, बताओ कैसे निकलता है? अर्निंग पर शेयर कैसे निकालूंगा? अर्निंग पर शेयर निकालेंगे आप प्राइस में, प्राइस अपॉन ईपीएस, ईपीएस निकलेगा। प्राइस अपॉन ईपीएस, तो पी रेशियो, पी रेशियो निकलेगा। ईपीएस कैसे निकलेगा?
भूल गया। मतलब कॉलेज की क्लास चल रही है। देखो ये क्या है ना, ये जर्नल चीज है, मतलब मैंने भी कॉलेज में नहीं पढ़ा है सब, है ना, कोई नहीं पढ़ाता। सो ये समझना जरूरी है आपको, आप पैसा लगाने वाले हो यार। प्रॉब्लम क्या है कि अब प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद पैसे नहीं कमाए, जैसे आपने भी खुद पैसे नहीं कमाए। जब हम अपना पैसा लगा रहे हैं, मतलब मैं अपना पैसा हिंदुस्तान जिंक को दे रहा हूं, क्यों भाई? अगर मैंने आज इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब मैंने इस कंपनी को दे दिया, मैं क्यों दूं उस कंपनी को? किसी ने अडानी में इन्वेस्ट कर दिया, क्यों करा भाई? येस बैंक में किया, क्यों किया भाई? कुछ तो देख के करोगे। तो ये फॉर्मूला कहीं पेपर में नहीं आएंगे, आप आपको एग्जाम नहीं देने वाले इसका। मार्केट में क्या होता है और लाइफ में क्या होता है, अभी तक आपने स्कूल में कॉलेज में एग्जाम दिए और आप गलत निकले तो क्या होगा, मार्क्स कम आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, आप फेल हो जाओगे। यहां पे आप फेल पास नहीं होते, यहां पर या तो पॉजिटिव दिखता है, या तो आप मार्केट से पैसा कमाते हो, या आप मार्केट को पैसा दे देते हो। इफ यू फेल इन मार्केट, वो लॉस आता है सीधा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने खुद नहीं कमाया, तो वो लॉस इतना दिल पे नहीं लगता। जिसने जाके मार्केट मतलब अपने बिजनेस से, जॉब से 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 कमाए ना, उसको पता है वो पैसा कैसे कमाया जाता है। अब आज किसी के लिए वो 2 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में बहुत बड़ा प्लस है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आपको ये समझना, वट एवर यू आर डूइंग, इट इज योर हार्ड अर्न मनी। तो मैं क्यों लगाऊं पैसा? इसलिए ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूरी है सीखनी। सो पी रेशियो होता है प्राइस अपॉन अर्निंग। जो अभी प्राइस चल रहा है वो सस्ता है महंगा है, मुझे कैसे पता लगेगा? प्राइस के नीचे ईपीएस लगा दूंगा, अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? जितनी कंपनी ने टोटल अर्निंग करी है, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ठीक है। अब इससे हमें पता लगता है कि यार पी रेशियो 40 का है, 40 का ज्यादा है। मैं आपको एक जनरल फिगर बता रहा हूं, 20 के नीचे अच्छा माना जाता है, बट ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कई ऐसी कंपनीज है जिनका कभी 20 आएगा ही नहीं, मुश्किल है बहुत, बट वो कंपनीज अच्छी हैं और उनका शेयर भी चलता है। बट अगर वो कभी 20-25 में मिलेगा तो मैं भी लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। कई कई कंपनी का पी रेशियो 5 का मिलेगा आपको, बट तब भी वो मुझे ठीक नहीं लगती। तो हम एक जर्नल वे में बात करें, 20 के नीचे ठीक है, जर्नल वे में समझा रहा हूं। फिर आ जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब बुक्स के अंदर कंपनी की क्या वैल्यू है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इससे क्या निकलेगा? पीवी रेशियो नहीं, बुक वैल्यू पर शेयर। और हम प्राइस को डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर से। ठीक है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो एक हमने निकाली थी कंपनी की अर्निंग कितनी है, एक होता है बुक्स में कंपनी के पास क्या क्या है, मशीनरी है, एसेट्स है, इन सब से मिलके आप समझ लो बुक वैल्यू बनती है। बुक्स पे, पेपर पे जो सीए बनाते हैं। बुक वैल्यू जो है, मतलब बुक वैल्यू आप ऐसे समझो, आम आदमी के हिसाब से समझाऊं, अगर आज मैं इस कंपनी को बेच दूं तो इसके क्या पैसे मिलेंगे? कई कंपनियां सस्ती मिल जाती हैं, मतलब बुक वैल्यू पर शेयर जो आ रहा है ना, उसका शेयर प्राइस उससे भी सस्ता मिलता है। वो उठाने की चीज होती है, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट में तो आपको 5,000 लिस्टेड शेयर दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा शेयर ऐसा है जो बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है? मतलब अगर आज इस कंपनी को बेच भी देंगे तो भी जितने का आज आप शेयर खरीद रहे हो वो सस्ता है, कुछ उल्टा पैसा मिलेगा ही। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, बुक वैल्यू लगा दी जाती है कि भाई किसी ने मशीन खरीदी थी, किसी ने फैक्ट्री सेटअप कर रखा है। अब वो आज जो बुक पे वैल्यू उस पर बिकेगी भी या नहीं बिकेगी, वी डू नॉट नो। सो इसलिए नहीं देखते, बट फिर भी एक बुक वैल्यू के हिसाब से हम देखते हैं कि फेयर प्राइस है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिससे पता लगता है वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है। तो हम पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं? प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। एक शेयर की बुक वैल्यू क्या है, और बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। चलो कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरा काम है समझाना। अब आप भी इस वीडियो को 10 बार देखना, नोट्स बनाना, और थोड़ा होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क करना, ठीक है, वरना कभी नहीं सीख पाओगे। मुझे किसी ने नहीं सिखाए थे फॉर्मूले, मैंने तो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रखी है। 12th क्लास तक मेरे पास पीसीएम भी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कुछ नहीं पढ़ाया गया ये सब। पर जब पैसा कमाना है तो कुछ सीखना पड़ता है।
है ना। तीसरा, प्राइस टू कैश फ्लो। अब कैश फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। कंपनी के पास देखो क्या चीज है, कैश इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इस वक्त दुनिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा कैश है? एप्पल, गूगल। वेरी नाइस, एप्पल। आपके मोबाइल एप्पल का ना? हाँ ये कंप्यूटर एप्पल का यूज कर रहे हैं? हाँ सबसे ज्यादा कैश इस वक्त एप्पल के पास है पूरी दुनिया में। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी के पास कैश फ्लो होना चाहिए, कैश रिजर्व्स होने चाहिए। सो इससे हम प्राइस टू कैश फ्लो भी निकालते हैं कि जो आज प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कैश कितना आ रहा है कंपनी के पास। ये होते हैं वैल्यूएशन के कुछ मैट्रिक्स, और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। अभी मैं आपको वो समझाने निकल जाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आज के लिए अभी इसे हम समझना चाह रहे हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं देखता हूं, ठीक है। तो यहां पर और भी कुछ चीजें हैं, ग्रोथ देखते हैं। अब ग्रोथ में रेवेन्यू है, कैश फ्लो है, अर्निंग पर शेयर है, ठीक है। अभी हम समझेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, आरओई है। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सुनते जाओ सभी। प्रॉफिट, फिर अगेन कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला। एंट्री पॉइंट, फंडामेंटल्स ऊपर है, टेक्निकल्स आई डो नॉट नो व्हाई, हाँ ओवरबॉट जोन में है, ठीक है, ज्यादा खरीद लिए। रेड फ्लैग्स, प्रमोटर की प्लेज होल्डिंग बढ़ गई है या टू मच, अभी हम देखेंगे ये क्या होता है। ये सारी चीजों से एक यहां पर आपको बताया जा रहा है कि इसे इस वक्त खरीदना सही है गलत है, ओके। बट जब आप यही वैल्यूएशन इस टाइम पर करते तो बात कुछ और होती। तो एक फंडामेंटल एनालिस्ट ने उस टाइम पर देखा था कि ये राइट वैल्यूएशन पर था। तो अब हम जैसे जो अभी हम फाइनेंशियल्स डिस्कस कर रहे थे, वो फाइनेंशियल्स आपको किसी भी स्क्रीन पर मिल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इनकम वाइज देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू क्या आ रहा है और रेवेन्यू क्या हर साल बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि अगर हम इसी कंपनी की बात करें तो 2021 में 24,000 करोड़ था, 30,000 करोड़ था, 35,000 करोड़ था, 30,000 करोड़ था। तो ये रेवेन्यू है जो ईयर ऑन ईयर आप ट्रैक करते हो, ठीक है। मुझे ऐसी कंपनी में इंटरेस्ट होता है जिसका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा हो। दूसरी चीज होता है इबिट्टा। अब ये इबिट्टा क्या होता है? नेट प्रॉफिट, मतलब जो घर में आ रहा है। नहीं, ये नेट नहीं होता। मतलब जो प्रॉफिट हमें सारे टैक्स वगैरह काटने के बाद बच रहा है वही ना? नहीं, पहले। अच्छा, काटने से पहले आप बच बीबीए रहा कर रहे हो ना? हाँ। वेरी गुड। अब आप एमबीए भी करोगे। फिर आप ये पहले सीख लो, फिर आप एमबीए के स्टूडेंट को सिखा देना। इबिट्टा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ऐसा लग रहा है कि सी की पढ़ाई चल रही है? नहीं नहीं नहीं। नहीं चल रही ना, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे, पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में फर्क क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब फॉर एग्जांपल मशीनरी है, वो धीरे धीरे यूज हो रही है, उसके वैल्यू कम हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन हो गई। अमोर्टाइजेशन वो नहीं पता अभी। कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो। हाँ। ये तो लोग गूगल करके लिख देंगे कमेंट में, आप लिख देना क्या होता है, लोगों को भी समझ आ जाएगा। सो होता क्या है कि हम इसमें अर्निंग ले रहे हैं बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट का खर्चा मिलता है। ज्यादातर कंपनी ब्याज पे पैसे उठाती है एग्जांपल, तो उनको इंटरेस्ट लग रहा होगा उस ब्याज के पैसे पे, तो इंटरेस्ट का खर्चा मिल जाता है। तो नेट प्रॉफिट हुआ मान लो 100 रुपए का, और इंटरेस्ट हमने 10 रुपए का दिया, तो अभी नेट प्रॉफिट रह गया लेट से 90 रुपए का। फिर टैक्सेस लग रहे हैं और डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन का भी खर्चा मिलता है। टैक्स में बेनिफिट मिलता है। हाँ, मतलब टैक्स में बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि अगर मैंने 100 रुपए कमाए थे, उसमें से 10 रुपए मैंने इंटरेस्ट के निकाल दिए, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, जो मैंने आपने मशीनरी का एग्जांपल दिया था, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, ऑफिस के अंदर जो चीजें लगा रखी हैं हमने, उसमें हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, तो वो खर्चे में जाता है, ठीक है। तो उससे पहले की अर्निंग क्या थी, मतलब टैक्स वैक्स कटेगा बाद में, अल्टीमेटली कंपनी ने कमाया क्या, इसे बोलते हैं इबिट्टा, ठीक है। तो ये बड़ा फेमस टर्म है इबिट्टा। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, पीबीआईटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है। फिर नेट इनकम क्या हुई, ये होती है इंपॉर्टेंट। नेट क्या है, इससे कैलकुलेट होता है आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है। सो ईपीएस की बात करी थी मैंने, कहां पर करी थी? पी रेशियो में। पी रेशियो में। सो पी रेशियो कहता है प्राइस अपॉन ईपीएस। सो अगर मैं प्राइस अपॉन ईपीएस निकाल दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? ईपीएस। प्राइस अपॉन ईपीएस निकाल दूंगा तो ईपीएस आ जाएगा? नहीं, प्राइस अपॉन ईपीएस निकाल दोगे तो आपका वो आ जाएगा अर्निंग।
प्राइस टू अर्निंग, पी रेशियो आ जाएगा। प्राइस टू अर्निंग। सो अभी मैंने जैसे आपको ईपीएस बताया था, तो प्राइस अपॉन ईपीएस क्या हो गया? पी रेशियो। पी रेशियो, ठीक है। तो अभी हमने पी रेशियो देख लिया था, हाँ। बट अगर मुझे पी रेशियो निकालना होगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 431 जो इसका प्राइस था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ईपीएस देख रहे हैं, ईपीएस है 18 का, ठीक है। ठीक है। प्राइस क्या है? 730 का। 730 का। सो अगर मैं 730 को डिवाइड कर दूं, 730 को मैं डिवाइड कर दूं 18.36 से, सो मेरे पास क्या आ जाएगा? पी रेशियो। बिल्कुल ठीक है। अभी हमने 40 का पी रेशियो देखा था, हाँ। प्राइस हल्का से जस्ट कम आया तो 39.7। सो पी रेशियो इज ऑटोमेटिकली बीइंग कैलकुलेटेड। दिस इज अ, मतलब ये क्या है, ये आप प्रैक्टिकली सीख रहे हो। कंपनी महंगी है सस्ती है, वो कमा क्या रही है? एक शेयर होल्डर के, अगर आपके पास शेयर है तो शेयर के ऊपर अर्निंग क्या है, ये देखना बहुत जरूरी होता है, जिससे पी रेशियो निकलता है, ठीक है। अभी डीपीएस क्या है? दिल्ली पब्लिक स्कूल? नहीं, डिविडेंड पर शेयर। वेरी गुड, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड क्या होता है? कमाई के तौर पे कंपनी ने क्या दिया? कमाया तो 18, बट क्या शेयर होल्डर को कुछ दिया? हाँ दिया, 13 रुपए दे दिया, ठीक है। 13 रुपए अभी के हिसाब से है, यहां पर देखो 75 भी दिया, 18 भी दिया, 21 भी दिया। तो जैसे जैसे कंपनी कमा रही है वैसे वैसे डिविडेंड भी दे रही है, और उससे निकलता है हमारा पे आउट रेशियो। ये क्या होता है? ठीक है, तो पे आउट रेशियो क्या होता है? जितना कमाया उसके हिसाब से कितना दिया। अच्छा, ठीक है। तो पे आउट रेशियो 3 का कैसे आ गया? कमाया 24 था, दिया 75, इसलिए 3 आ गया, ठीक है। समझ गए? ठीक है। अब यहां पर देखो, कमाया 22 था, दिया 18, 0.79। इसे परसेंटेज वाइज निकालते हैं तो लिखेंगे 79% दिया। यहां पर हम बोलेंगे 300% दिया, इसे बोलते हैं पे आउट रेशियो। देख, मैं बोरिंग बहुत समझा रहा हूं, मुझे नहीं पता। नहीं इंटरेस्ट है मेरे को। अभी आप फॉर्मूला पूछ रहे हो तो मैं ब्लैंक आउट हो जा रहा हूँ, बाकी इंटरेस्ट मेरे को आ रहा है। किसको इंटरेस्ट आ रहा होगा, बट चीजें बहुत काम की हैं। अरे इंटरेस्ट है, ऐसे ऐसे कोई नहीं सिखाएगा। अरे इंटरेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद देखूंगा जाके पहले क्या क्या बोल दिया। कंटिन्यू करूं? अभी हम ये नहीं देख रहे, जो ऊपर इसमें लिखा होता है ना, ये इनकी अपनी एक तरीके से होता है कि मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा है, ये सब आप पढ़ सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, आई कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अब फाइनेंशियल्स में हम और क्या क्या देख रहे थे। सो अब आ जाता है दूसरा, बैलेंस शीट। किसी ने मुझे स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे भी डीएम मारा और कमेंट भी किया कई बार कि बैलेंस शीट एनालिसिस पे वीडियो बनाइए। आप सिंपली किसी भी कंपनी में बैलेंस शीट में क्या क्या देखते हो? मैं आपको बैलेंस शीट ऐसे मत देखो, बैलेंस शीट को देखने का नजरिया अलग है मेरा नजरिया है कि आपके दोस्त की बहन की शादी होनी है, अब उसके लिए लड़का ढूंढने जाना है। हाँ। तो हम क्या क्या देखेंगे उस लड़के का? कि वो कितना कमाता है, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, उसके ऊपर कोई लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। और प्लस उसके हाथ में क्या बचता है कमाने के बाद। कमाता ज्यादा, खर्चा ज्यादा, तो फर्क मजा नहीं आता मतलब। ठीक है, और क्या देखोगे? जमीन जायदाद। हाँ, जमीन जायदाद कितनी है, घर कितना है, फैक्ट्री कितनी है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, बाप दादा की जमीन है, कुछ तो देखोगे। वो सब किस में आ जाएगा? एसेट्स में। तो एसेट्स होते हैं इस तरीके से, देखो 2 तरीके के एसेट्स होते हैं। एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। हम उसमें चलो नहीं जाते, मैं पूरा अकाउंट सिखाने लग जाऊंगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कंपनी के एसेट्स कितने हैं। बेसिकली करंट एसेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये समझना जरूरी है। करंट एसेट मतलब आज अभी एकदम से क्या है जिससे हम पैसा ला सकते हैं। कई सारी नॉन करंट एसेट्स ये हो गए कि एसेट तो है बट उसे अभी एकदम से लिक्विडेट करके पैसा नहीं आएगा, बस इतना समझ लो आप। ठीक है। उन दोनों को कंबाइंड रखते हैं, बट करंट एसेट ज्यादा होने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है कंपनियों के पास। कंपनियों के पास नॉन करंट एसेट ज्यादा होते हैं। ठीक है। बट टोटल एसेट्स क्या है, जमीन जायदाद कितनी है, आप ये समझ लो। तो हम ये क्या देख रहे हैं, लड़के के पास या कंपनी के पास जमीन जायदाद क्या है, और क्या वो हर साल बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर लड़का नहीं कमा तो जमीन कम हो रही है। हाँ ठीक है, आप जो भी किसी भी कंपनी का हो रहा है हम स्टडी करते हैं। जब हम किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं तो हम कम से कम 5 सालों का देखते हैं कि 5 सालों में ईयर ऑन ईयर क्या हुआ। एक आधा साल में चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट इससे हम इमीडिएटली जज नहीं करेंगे ओवरऑल क्या हुआ। तो 5 साल 2019 से हम देख रहे हैं 42,000 करोड़, 46,000 करोड़, 45,000 करोड़, 44, ये 35,000 करोड़ दिखा रहा है। ठीक है। तो ये जो दिखा रहा है हमें मान के चलना पड़ेगा। सिमिलरली करंट, और मैंने क्या बोला, इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि डेटा कम से कम आपको यहाँ पर करंट नहीं मिलता। अभी क्या है कि 2024 का कोई डेटा नहीं है, 23 तक का ही डेटा है, तो आपको डिसीजन पुराने डेटा के हिसाब से लेना पड़ता है। सो जो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, भाई अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर हो तो शायद आप इसके आगे का डेटा लेकर आ पाओगे, आम आदमी इससे ऊपर का डेटा नहीं ला पाएगा। तो आप जो भी डिसीजन आज लोगे
वो बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर होगा। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको क्यों पी रेशियो बताया, उस पर डेटा पुराना आ रहा है, ठीक है। तो आप भी देख सकते हो, जज कर सकते हो, खुद से भी कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए कि पता हो कि भाई कैसे निकालूंगा। एक बार पुष्कर भैया ने समझाया था तो याद होगा आपको। अब लाइबिलिटीज की बात करते हैं भाई। जमीन जायदाद इतनी है बट इसको देना कितना है। लाइबिलिटी का मतलब सीधा होता है देना के, ठीक है, मुझे देना है लाइबिलिटी। तो जो आपने बोला ना लोन कितने उसके ऊपर, ये सब आपको लाइबिलिटी से पता लग रहा है। तो दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटी जो इंस्टेंट देनी है, बैंक से लोन उठा रखा, ब्याज तो देना ही देना, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। कुछ होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, देना है दे देंगे, ठीक है, दे देंगे, एक वो वाली लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी अगेन कम होनी चाहिए, बट यहां पर हमें दिख रहा है 17,000 करोड़ की, ये सब करोड़ में फिगर है, करंट लाइबिलिटी दिखा रहा है। हमेशा लाइबिलिटी एसेट से कम होनी चाहिए, मैं तो कहूंगा हाफ होनी चाहिए। तो जो टोटल लाइबिलिटीज है, जैसे यहां पर काफी अच्छा था, 44,000 करोड़ के एसेट्स थे और सिर्फ 10,000 करोड़ की लाइबिलिटी थी। यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ गई, विच इज नॉट अ गुड फ्लैग व्हेन समबडी इज डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। में एग्जांपल दे, अब बैलेंस शीट एनालिसिस में और भी चीजें होती है, जैसे टोटल इक्विटी क्या है, टोटल लाइबिलिटीज इन शेयर होल्डर्स की इक्विटी क्या है, टोटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। जो मेन काम की चीज है वो है एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा टाइम लगाया है। और इनकम पे इंपॉर्टेंट क्या था, रेवेन्यू और नेट इनकम या इबिट्टा भी ले लो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने के लिए। तीसरा आ जाता है कैश फ्लो, जो मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेट चेंज इन कैश, कैश कंपनी के पास बढ़ रहा है कम हो रहा है, यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए है, ये दिखा रहा है कि 2022 में प्लस हुआ, ये माइनस हो गया। हमें बढ़ता हुआ कैश चाहिए कंपनी में, सो नेट चेंज इन कैश प्लस में होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। फिर होता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। और फिर होता है फ्री कैश फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है कि कंपनी के पास कैश क्या है, बैंक में पड़ा है, बैंक में पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ईयर ऑन ईयर बढ़ना बहुत जरूरी है। अभी देखो 11,500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि उसके पास, कंपनी के पास कैश कितना है। जो कंपनी के पास कैश बहुत कम है, मींस दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर मी, मेरे लिए बहुत, वो घटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो वो रेड फ्लैग है। बढ़ता जा रहा है तो बहुत बढ़िया, कैश फ्लो बढ़ रहा है ना। सो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैंने आपको बताया जिससे हम किसी भी कंपनी की एनालिसिस करते हैं। अब आप कोई भी कंपनी बोलो, मैं यहाँ पे एग्जांपल उसकी एक एनालिसिस आपको बताता हूँ। बोलिए आप। आईटीसी बोल लो। सो आईटीसी की फुल फॉर्म भी बता दो इसी बात पे। इंडियन टबैको करके कुछ है, आगे कंपनी बोलना था। हाँ, इंडियन टबैको कंपनी। सो हम आईटीसी की बात करते हैं। अब आईटीसी के फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। अब देखो इसमें सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा इसका यही होगा कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो मेरे को पहले ही पता है क्योंकि ईयर इन और ईयर बढ़ रहा है, उनका कैश बहुत है। अब देखो नेट चेंज इन कैश 139 यहाँ पर प्लस दिखा रहा है, ठीक है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी हमने बात करी। बैलेंस शीट की हम बात करते हैं। एसेट्स देखो, एसेट्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ। बढ़िया है। लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, बट अगर ये बढ़ता जा रहा है तो उसके कंपैरिजन में मैंने हमेशा बोला, फॉर एनी कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग इट शुड बी लेस देन हाफ, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। फिर इनकम, रेवेन्यू, स्टेबल कंपनी है, बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो बढ़ रहा है रेवेन्यू, इबिट्टा ये भी बढ़ रहा है। सो इट इज अ गुड कंपनी। अच्छी कंपनियों में आपको ऐसा मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी डू आर अ लिटिल बिट ऑफ फंडामेंटल्स, बट लिटिल बिट मैंने क्या बोला। अब फंडामेंटल एनालिसिस पता कहां से शुरू होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू होती है। ये तो आप सीधा कंपनी स्पेसिफिक आ गए, ऐसे नहीं होती। पहले हम देखते हैं ग्लोबल क्या चल रहा है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स में से इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन सी हैं। हो सकता है इंडिया से बेटर अफ्रीका हो। सो अगर आप समझो कोई, आप एक FII हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पैसा लगा सकते हो, तो मैं इंडिया की इसी कंपनी पे पैसा क्यों लगाऊं, है ना। अगर आप ये देखोगे तो आप पूरा वर्ल्ड का वर्ल्ड वाइड सेंटिमेंट्स देखोगे। आप देखोगे कि भाई फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, कम करे हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, आप में से कई लोग सुनते होंगे कि भाई RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, कम कर दिए, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, कम कर दिए। तो इंटरेस्ट रेट कौन समझते हैं? इंटरेस्ट रेट आप ऐसे समझो कि आपको बैंक के सेविंग अकाउंट पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या FD पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप क्या करोगे?
कुछ नहीं, इसमें अगर ऑप्शन अच्छा होगा तो कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे ना। ऑप्शन अच्छा होगा तो कर देंगे। अगर आपको आज 7% की जगह एफडी में 10% 12% मिलने लग जाए, रिस्क फ्री इन्वेस्ट कर देंगे। रिस्क फ्री इन्वेस्ट कर देंगे, बट फिर पैसा तो लिमिटेड ही होता है। फिर आप क्या करोगे, आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लोगे, हाँ, और कहाँ लगा दोगे, बैंक में। तो इससे स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्या आएगा, तो स्टॉक मार्केट डाउन हो सकती है क्योंकि पैसे निकल रहे हैं वहां से। कितना आसान तरीके से आपने समझ लिया। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स से फंडामेंटल एनालिसिस शुरू होती है। ठीक है, उसमें हम प्रोजेक्शंस देखते हैं कि कितने टाइम से फेड ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए हैं, या कितने टाइम से बढ़ाता जा रहा है, आप कम करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, फिर हम ओवरऑल देखते हैं कि कौन सी इकोनॉमीज ग्रो हो सकती हैं। हम फिर हो सकता है बांग्लादेश को पकड़े, बांग्लादेश में भी स्टॉक एक्सचेंज है, हाँ होगा। ठीक है, तो हम हो सकता है वहां पे पकड़े, यार वहां पे यार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इनका, तो वहां की कंपनीज भी निकाल सकते हैं हम। इसी तरीके से हमने देखा इंडिया अच्छा कर सकता है, इंडिया को अभी अमेरिका बनना बाकी है, तो फिर इसलिए इंडिया चूज किया, फिर इंडिया पे आके इंडिया की कंपनीज चूज करी। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, अल्टीमेटली बहुत सारे डेटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है, इन सब से स्टॉक मार्केट पर फर्क पड़ता है। तो फंडामेंटल वाले को कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास तो इतनी डिग्रीज ही नहीं है। तो कोई भी भैया मतलब बड़ी कंपनी मेरे को ऐसा हायर ही नहीं करेगी, वो डिग्री देख के अगर हायर करना होगा। बट हमने जब बोला कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, उसका मतलब क्या है, इतना फंडामेंटल करने के बाद भी हो सकता है मैं गलत हूं, इसीलिए प्राइस देखते हैं, इसीलिए प्राइस देखते हैं कि अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होना होगा तो प्राइस बता देगा। ठीक है, ये जो भी हो रहा होगा प्राइस बता देगा, इसलिए प्राइस को साथ में देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू शुड सी द प्राइस, व्हाट इज हैपनिंग। निफ्टी बढ़ रहा है, हिंदुस्तान जिंक आज नीचे जा रहा है, एग्जांपल, क्या इसका कुछ मतलब है? इसे बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ कि निफ्टी के कंपैरिजन में मेरा स्टॉक ज्यादा अच्छा चल रहा है या कम अच्छा चल रहा है, दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। एग्जांपल, निफ्टी 0.18% ऊपर है, बट अभी मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहा था, वो 2% ऊपर है, तो रिलेटिवली ये बेटर स्टॉक हुआ। अब हम जब टेक्निकल्स देखते हैं, मैं टेक्निकल्स भी साथ साथ ही ले रहा हूं, आप सिंपली देखते हो फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। क्या आपको इस चार्ट को देखकर दिख रहा है कि नीचे मिल रही है या महंगी मिल रही है? इस चार्ट को देख के क्या दिख रहा है, बस इतना बताओ आप। ये यहां पे प्राइस है, अभी यहां तक गया था प्राइस, सस्ता मिल रहा है महंगा मिल रहा है? इसको देख के तो ये दिख रहा है सस्ता दिख रहा है। हाँ, हमें देखना पड़ता है, हाँ, ठीक है, बट हम गिरती हुई चीज नहीं खरीदते, ठीक है, ठीक है, वी नेवर कैच द फॉलिंग स्वॉर्ड, साला अपने ऊपर ही कटेगी, ठीक है, तो हम गिरती हुई तलवार को नहीं खरीदना चाहते। वहां से उठना शुरू करे, उसका कुछ कुछ अभी हम आपको चार्ट पढ़ना नहीं आता, बट कैन यू सी कि कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, नीचे जाके ऊपर जाने की कुछ लग रहा प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो अभी आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी आप कह रहे हो कि ये नीचे था, यहां से ऊपर था। हाँ, अब अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, एग्जांपल इस लेवल को, तो ये प्रीवियसली यहां से ऊपर गया था, फिर नीचे गिर गया था। अगर इसे तोड़ता है तो क्या ये और ऊपर जा सकता है? जा सकता है। कहां तक जा सकता है? जहां से गिरता है हम वही मान के चलते हैं, वहां तक जा सकता है। तो ये यहां से गिरा था लास्ट, ठीक है, दैट वाज द लास्ट स्विंग, ठीक है, सो ये यहां तक जा सकता है, ठीक है। अगर ये इसे भी तोड़ देता है, फिर ये कहां तक जा सकता है? फिर ये यहां तक जा सकता है, नेक्स्ट हाईएस्ट हो, नेक्स्ट होगा, ठीक है, फिर यहां तक जा सकता है, फिर ये कहां तक जा सकता है? जो उसका नेक्स्ट हाईएस्ट नहीं, फिर आसमान है इसके। तो आपने क्या किया, अभी आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश कर दी, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसकी टेक्निकल्स की आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम फंडामेंटल्स को समझ रहे थे। फंडामेंटल्स देखते हुए हम टेक्निकल पर जाके उसे लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वो लोग कहते हैं नहीं यार, ये ना बहुत महंगा है, अभी भी महंगा है, ये काम करो, यहां पे मिलेगा तो खरीदूंगा, ठीक है, यहां पे हो सकता कभी आए ना अब दोबारा, ठीक है, तो क्या किया जाए, पैसा तो कमाना है। लास्ट वीडियो में बोला था बिना खरीदे भी पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, वो कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं भाई, ये मोटा मोटा यहाँ पे मान लो ये 2200 का रेट ले लो आप, 2200 के रेट पे आएगा तो खरीदूंगा, हो सकता कभी ना आए,
तो निकल जाता हाथ से स्टॉक और मैं पैसा भी नहीं बना पाता, तो मैं क्या करूं? नहीं पता। सो एक तरीका होता है कि जो वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं कि भाई जब इस रेट पर आएगा तब लेंगे। वो अब क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट मजेदार बहुत है कि आप हो सकता है 50,000 रुपए ही इन्वेस्ट करो और आप 10% रिटर्न निकाल रहे हो, बट ऑल्दो हमारे पास पैसे होने चाहिए कि शेयर इस भाव पे आएगा तो हम खरीदने के लिए रेडी होने चाहिए। सो वो कैसे होगा, वी विल टीच यू फर्दर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बड़ा मजा आता है, ठीक है, उस तरीके से बाय करने में। ओके, सो हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा कि फंडामेंटल के साथ टेक्निकल को जोड़ना जरूरी है, ठीक है। अब ये वीडियो और लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सीधा आपको स्टॉक सिलेक्शन पर चल सकता हूं कि अगर मुझे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो हाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड, ठीक है। बट आज इसे इतना ही रोकते हैं। आज हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे, तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस को समझा है। एक इंपॉर्टेंट चीज वो रह गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना मेरी एनालिसिस कंप्लीट नहीं होती फंडामेंटल्स के अंदर, विच इज डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी ने डेट कितना उठाया हुआ है, जो कि लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 है मतलब इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कम है, ठीक है। अगर कंपनी ज्यादा उधार उठा रही है, ज्यादा लोन उठा रही है, मेरे लिए रेड फ्लैग है। सो ये एशियन पेंट्स का चार्ट है, निफ्टी 50 का ही पार्ट है। यहाँ पर जाके आप एडिट कर सकते हो। तो एडिट करके जैसे यहाँ पर एडिट करोगे तो आपने यहाँ पे जैसे हमने लिया टोटल डेट और टोटल इक्विटी आपको देखनी है। अब डेट टू इक्विटी क्या होता है? डेट ऊपर आएगा, इक्विटी नीचे आएगी। बड़ा क्या होगा? अगर डेट बड़ा होगा तभी नंबर 1 से ऊपर होगा। तो आपको सिंपली क्या देखना, कुछ भी नहीं देखना, ये बताओ डेट ज्यादा है इक्विटी ज्यादा है? इक्विटी ज्यादा है। खत्म बात, बढ़िया है। अगर डेट ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, हम वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होना चाहिए? ये देखिए डेट है यहाँ पे आपका 2,37,766 करोड़ और इक्विटी नेगेटिव में आ रही है। इट मींस बिल्कुल रेड फ्लैग, हम नहीं पैसा लगाएंगे, ठीक है। जुआ नहीं खेलना हमने ना। सिमिलरली कई सारी स्मॉल कैप की कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो आप ढूंढने जाएंगे तो आपको लगेगा यार इसके अंदर डेट बहुत ज़्यादा है, बट अभी हम निफ्टी 50 पे स्पेसिफिक हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो अभी क्या चल रहा है? डेट चल रहा है 53,000 करोड़, इक्विटी है 37,000 करोड़। अभी नहीं लगाएंगे, अभी हम नहीं लगाएंगे, हमें डेट ज़्यादा दिख रहा है। ऑल्दो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ये कंपनी नहीं चलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मेरा ये पैरामीटर है कि यार डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, तब भी पैसा लगाने का फायदा है। जो कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, जब मार्केट भागती है तो वो और तेज भागती है, बस आपको ध्यान रखना है। सो कभी भी पैसा लगाना है डेट टू इक्विटी जरूर देखना है, ठीक है। समझ आ गया? आ गया। अब मैं आपका काम और आसान कर देता हूँ, ठीक है। तो आई विल गिव यू होमवर्क ऑल्सो। आपको यहाँ पर स्क्रीनर पर जाना है। जब आप स्क्रीनर पर जाते हो, किसी भी स्क्रीन पर जा सकते हो आप, यहाँ पर ना आपको स्टॉक यूनिवर्स मिलेगा। आप यहाँ पर ले लीजिएगा निफ्टी 500। सो हम निफ्टी की टॉप 500 कंपनियां जो इंडिया में, मतलब एनएससी के ऊपर जो टॉप 500 कंपनियां हैं उस पर एक स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने बोला था डेट टू इक्विटी, आपको नहीं मिल रहा, आप ऐड फिल्टर पे क्लिक करो, आप यहाँ पे लिखो डेट, हमारे पास आ गया डेट टू इक्विटी, इसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सो अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जिसमें आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे मिलेगा। सो यू हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज टू स्टडी। फिर हमें क्या निकालना है? फिर हमें निकालना है पी रेशियो। फिर हमें पी रेशियो क्या चाहिए? 25 से कम। 25 से कम। तो नेगेटिव पी रेशियो का क्या मतलब हुआ? कि कंपनी लॉस में है। कंपनी लॉस में है, तो प्राइस अपॉन अर्निंग होता है, और अर्निंग अगर नेगेटिव में है तो पी रेशियो नेगेटिव में हो जाएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है भाई पी रेशियो आ गया 4, 5, 6 आपको आ गया, बट उसके साथ साथ हमें देखना है उसका डेट टू इक्विटी क्या है। सो मुझे डेट टू इक्विटी भी कम चाहिए, पी रेशियो भी कम चाहिए। एग्जांपल राजेश एक्सपोर्ट्स में देखता हूं, इसका पी रेशियो 6 का, डेट टू इक्विटी है 4.9 का, ज्यादा है, डेट टू इक्विटी ज्यादा है। फिर मैं देखता हूं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, पी रेशियो 6.7, 0.02, बट क्या मैं इसे खरीद लूं? नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे? बाकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और खरीदेंगे तब जब हम इसे पहले हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, और जब टेक्निकल्स पे मुझे दिखेगा कुछ तब मैं खरीदूंगा।
मतलब थोड़ा सा टाइम लगाना है, पैसा डालने से पहले विल हैव टू स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। अभी अगेन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स यहाँ पर है, हमें ऐसी ही कंपनीज देखनी है। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये गुजरात की कंपनीज क्यों आ रही है, ठीक है। ये देखिए KRBL लिमिटेड, पी रेशियो 10, डेट टू इक्विटी 5 है, ज्यादा है ना। फिर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, ये भी इसका कम है। गुजरात की कंपनियां लोन कम लेती हैं, हाँ। सो फिर यहाँ पर देखो मुझे बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मिला, जिसका पी रेशियो 12 का चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.18 चल रही है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल्टर आउट, एंड देन हमें एक वॉचलिस्ट बनानी है। मुझे बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं चाहिए आपसे, 5-7 स्टॉक्स भी अगर आप निकाल लेते हो, विल मेक अ प्लेलिस्ट बोल देता हूँ, यूट्यूब हमारा काम है। सो हम वॉचलिस्ट बनाएंगे, एंड वॉचलिस्ट जब हम बनाएंगे उसमें हम ट्रैक करेंगे, एंड देन विल थिंक टू बाय कि हम उसे खरीदना है नहीं खरीदना। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आप लोग भी यही होमवर्क करेंगे तो आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। आपको फंडामेंटल एनालिसिस जो आज आपने समझी है, ये आपके होमवर्क करने से आपके दिमाग में छप जाएगी। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे, लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस फ्री में सीखने को मिले, और आप लोगों को बता सकते हो कि इस तरीके से वो स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। आप लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कुछ डाउट्स आप कमेंट में पूछेगा। इंडिया की कौन सी सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। फाइनली, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। एंड कई सारी कंपनीज इस वक्त रेफर एंड अर्न पर भी बहुत अच्छा ऑप्शन दे रही हैं। मतलब आप डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, स्टॉक्स खरीदने, ETF खरीदने, म्यूचुअल फंड खरीदने, उस सब के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक डीमेट अकाउंट। सो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, डू चेकआउट। लाइक दिस वीडियो अपना प्यार देने के लिए, एंड फाइनली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।